हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं केएम लर्निंग चैनल, जिसको कि हम लोग वी डिज़र्व चैनल भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आपको बेसिक फंडामेंटल फैक्ट्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री की बात में कुछ लेसन्स अपलोड करके आप लोगों को दिया, जिस पे डिस्कस किया। आई होप कि आप लोग उसे एंजॉय कर रहे होंगे और 67 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे इग्नोर मत कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपद। एक ब्रीफ आइडिया देंगे, पूरे जनपद की बात पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट जो क्लास 6 में स्टैंडर्ड एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं या आईसीएसई बुक के पढ़ते हैं, जहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसे चीज़ दिए होते हैं जो हमें याद होना चाहिए बिना पढ़े। आपको पता होगा कि हमने बताया था आपको कि 600 BCE के समय में आर्यन का सेटलमेंट इंडियन टेरिटरी पे हो गया था, जिसे हम आज इंडियन टेरिटरी कहते हैं। उसमें इनका सेटलमेंट हो गया था, और ख़ास करके गैंगेटिक रीजन में, जहाँ गंगा का आप देखेंगे प्रभाव, या कह सकते हैं कि आसपास दोनों बैंक साइड में या दोनों किनारे के साइड में जो एडजॉइनिंग रीजन था, वहाँ पे आर्यंस का सेटलमेंट होना शुरू हो गया था। एक तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखे थे कि पंचनाद के पास जो इंडस झेलम ये सब जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे दूसरा गैंगेटिक। इस गैंगेटिक रीजन में जितने भी आर्यंस आए थे 600 BCE के आसपास, दे स्टार्टेड टू मेक अ ग्रुप। होता है ना, हम लोग जब आपस में बैठते हैं तो एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप से फिर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। सिमिलरली जितने भी आर्यंस थे, दे स्टार्टेड टू मेक अ ग्रुप, एंड देन दैट ग्रुप नॉन एज जन, है ना, जनपद जिसको बोलते, जन का ग्रुप जनपद। जन मतलब आदमी होता है, तो जनपद मीन्स कि कुछ लोगों का, कुछ आर्यंस का अपना अपना ग्रुप बना, तो ढेर सारे जनपद का निर्माण हो गया। ऐसे में कुछ ऐसे भी जनपद निकले होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ ऐसा भी ग्रुप होता है जो ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाता है, ज़्यादा एफ्लुएंट हो जाता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ज़्यादा फेमस हो जाता है। सिमिलरली कुछ ऐसे भी जनपद थे जो बड़े हो गए, ऑर्गेनाइज्ड हो गए, स्ट्रॉन्गर हो गए, पॉपुलर हो गए। करेक्ट, या कह सकते हैं एक या दो जनपद मिलने के बाद एक महाजनपद का निर्माण होगा। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि बुद्धिज़्म का जब अंगुत्तर निकाय के बुक को आप गो थ्रू करेंगे, जो कि हम लोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें एक एविडेंस मिला है जिसमें चर्चा किया गया है कि टोटल जो है 16 महाजनपद हुआ करता था अंगुत्तर निकाय के अनुसार। हालांकि अगर अलग अलग आप बुक्स पढ़ेंगे या अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग जो पुराने जो हिस्टोरिकल एविडेंस होते हैं उसके आधार पे कहीं 22 लिखा रहता है, पुराण में 22 बोला जाता है, लेकिन अंगुत्तर निकाय के अनुसार 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपद को अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ मैप में आपको दिख रहा होगा। इस मैप में आप देखिएगा पूरा का पूरा महाजनपद आपको दिखाया गया है ना, जिसमें से कुछ ऐसे महाजनपद जो कि आने वाले दिनों में ताकतवर उभर कर हुए, और उसमें से ऐसे महाजनपद जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बनकर उभरे, उन सब को आप यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना। तो ये महाजनपद 16 महाजनपद देखिएगा, सबसे नॉर्थ में आपको दिख रहा होगा, सबसे नॉर्थ में, उसके बाद सबसे नीचे देख लीजिए असमक, जो बोलते हैं, कई बार बीपीएससी में ही पूछा गया है कि सबसे साउदर्न मोस्ट महाजनपद कौन सा है। फिर अगर आप देखेंगे ईस्ट के साइड में तो आपको पता होगा ना कि यहाँ पे दिख रहा होगा मगध, है ना, तो मगध दिख जाएगा। फिर बत्स, फिर कोसल, फिर आप देखेंगे असमक के थोड़ा सा नॉर्थ ऊपर जाएंगे, मतलब साउथ के तरफ ही सबसे साउदर्न मोस्ट तो असमक दिख रहा होगा। उसके बाद आप देखिएगा तो अवंती दिखता है, जिसका कैपिटल उज्जैन हुआ करता था। सिमिलरली जैसे आप देखेंगे ये कोसल को आप देखिए तो श्रावस्ती का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कोसल का जो कैपिटल था श्रावस्ती था, है ना। उसके बाद आप विदेह के नाम सुने होंगे, सॉरी वत्स का नाम सुने होंगे। वत्स का जो कि बोला जाता है यमुना नदी के आसपास इसका लोकेशन है। इलाहाबाद सिटी, आप मैप में एक बार जरूर देखिएगा, इलाहाबाद सिटी के आसपास इसका लोकेशन है, और जो करीब 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर लोकेटेड है। वहाँ पे आपको वत्स मिल जाएगा, जिसका राजधानी कौशाम्बी माना जाता है। कई बार कौशाम्बी को इलाहाबाद में
के बीच में कंफ्यूज कर दिया जाता है कि ये दोनों ही एक ही का नाम है, बट इलाहाबाद से एक दूर एक स्थिति है जहाँ पे इसका नाम कौशाम्बी रखा गया। करेक्ट। तो इस महाजनपद जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 16 महाजनपद में से आपको देखेंगे कि 4 महाजनपद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अवंती, जहाँ के राजा प्रद्योत, आप लोग अगर मौर्यन मगध से पढ़े होंगे तो प्रद्योत एक प्रमुख राजा के तौर पे उभरा था, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि वत्स में आपको दिखेगा उज्जैन। उज्जैन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उज्जैन जो बोला जाता है कि भारत डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ये 16 महाजनपद में से एक है। करेक्ट। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो वत्स का उज्जैन राजा था भारत डायनेस्टी का, वो बुद्ध के कंटेम्पोररी के तौर पे या समकक्षी जिसको बोलते हैं ना, समकालीन जिसको बोलते हैं, उसके आसपास में माने जाते थे। करेक्ट। तो हम लोगों ने देख लिया वत्स का उज्जैन एक प्रमुख राजा के तौर पे था। अवंती में प्रद्योत एक प्रमुख राजा के तौर पे था। आपको मैं इसे नाम इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको हर एक वंश का या जिस डायनेस्टी या महाजनपद की बात करते हैं उसमें से 1-2 राजा ऐसे होते थे या हैं जिनका नाम हमारे जेहन में होना चाहिए, है ना। उसके बाद हम लोग मगध में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है कौशल। कौशल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कहा जाता है कि कौशल जो है काशी वाराणसी के पास जो है ना, या वाराणसी और काशी एक समझ लिया जाता है, हालांकि काशी एक स्टेशन भी है। तो काशी और शक इन दोनों तक अपना पहुंच और समृद्धता या कह सकते हैं सामंजस्य या इम्पेरियलिज्म एक्सपेंशन वहाँ तक पहुँचाया था। ठीक है। तो कौशल का जो कैपिटल था वो श्रावस्ती। जब आप बुद्ध और जैन के बारे में पढ़ेंगे तब भी आपको श्रावस्ती के बारे में चर्चा करने को मिलेगा। शक जिस पर कौशल ने अपना आधिपत्य जमाया था वो बेसिकली कहाँ था पता है आपको? ये नेपाल का रीजन है। ध्यान रखिएगा, नेपाल के पार्ट को भी कौशल ने कब्जा किया था, जो नेपाल का पार्ट उस वक्त शक जनपद के अंतर्गत आता था। करेक्ट। चलिए अब चौथा जो है मगध, जिसको कि हम लोग भूल नहीं सकते हैं। मगध महाजनपद जो कि आने वाले दिनों में 16 महाजनपद से भी सबसे ज़्यादा ये ताकतवर उभर कर हुआ था, ताकतवर बना था या आधिपत्य जमाया पूरे अदर महाजनपद के ऊपर। मगध की बात करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके पास बिहार का मैप है या हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों ने बिहार का हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप देखिएगा कि इन जब 16 महाजनपद में से 3 ऐसे महाजनपद हैं जो कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बिहार में लोकेटेड है ना। एक बज्जी, एक मगध और तीसरा अंग। अंग का भी आप लोगों को पता होगा। चंपा। चंपा क्या था पता है आपको? चंपा एक पोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। पोर्ट भी था, ट्रेडिंग पोर्ट के तौर पर बहुत ही फेमस था, है ना। उसी तरह से पाटलिपुत्रा, मगध में पाटलिपुत्रा भी एक बहुत ही फेमस ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे जाना जाता था। और बज्जी का कैपिटल वैशाली। ये 3 महाजनपद ऐसे जो कि हमारे बिहार में है और जिसे भी पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखना चाहिए। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा मगध के बारे में बता देते हैं। आपको पता होगा मगध में सबसे पहले जो डायनेस्टी था वो था, याद नहीं आ रहा है नाम क्या था, मैं भूल गया अचानक, अभी जस्ट आया था। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। मगध पे शासन करने वाला पहला राजा, मेजर राजा के तौर पे बिंबिसार का नाम आता है, जिसका बेटा फिर अजातशत्रु उसी को कंटिन्यू किया। तो बिंबिसार एक अद्भुत और शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा था। इस बात का ध्यान रखिएगा, अद्भुत, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी। अब आपको मैं बताता हूँ कि मगध इतना इम्पोर्टेंट क्यों हुआ और क्यों ताकतवर हुआ, है ना। मगध गंगेटिक रीजन में लोकेटेड था, गंगा, जहाँ पे उस वक्त 2 चीज़ का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। वो था ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटर, जो पाटलिपुत्रा या गंगा नदी के किनारे होने के कारण यहाँ पे ट्रेडिंग का एक प्रॉपर कंट्रोल हुआ करता था।
सेकेंड पॉइंट था, जो मगध का जो क्षेत्र था वो मिनरल बेस्ड था, बहुत सारे एरिया में मिनरल्स पाए जाते थे जो कि उस वक्त के समय में रिच माना जाता था। और यही कारण है कि मगध ताकतवर भी बनकर उभरा, प्लस गंगेटिक जो रीजन था वो शक, कोसी, है ना, काशी, शक और मगध के बीच लड़ाई का झगड़ा भी कारण भी बनता था। तो लड़ाई और झगड़ा का कारण, इसलिए हमेशा ही काशी या शक या मगध, ये तीनों ही गंगेटिक रीजन पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए काफ़ी समय तक लड़ते रहे। लेकिन फाइनली बिंबिसार के आने के बाद इस आधिपत्य पे और चार चांद लग गया, जिसने काशी को अपने कब्जे में कर लिया। उसी एम्पायर को कंटिन्यू करते हुए अजातशत्रु भी आगे निकल गया, वो भी एक्सपेंशन और कंट्रोलिंग एंड मेंटेनेंस में योगदान दिया। और इस तरह से मगध एम्पायर जो है इंटैक्ट रहा काफ़ी समय तक, आने वाले वंश के समय में भी। हम लोग जानते ही हैं कि ये क्या बोलते हैं, मौर्यन नंद डायनेस्टी आया, मौर्यन डायनेस्टी आया, फिर गुप्ता आया, तो एक्सपेंशन होता चला गया। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, अजातशत्रु के बाद फिर कालाशोक, शिशुनाग डायनेस्टी का कालाशोक, शिशुनाग, कालाशोक, ये सब आया। शिशुनाग डायनेस्टी से फाइनली जो मगध पे कंट्रोल बनाया वो था नंद डायनेस्टी। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, मगध का उस वक्त शुरुआती तौर पे जब बिंबिसार राजा हुआ करता था, उस वक्त उसका कैपिटल राजगिरी या गिरिब्रज माना जाता था। राजगिरी जिसको बोलते हैं, आज का नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो गिरिब्रज जो था 5 हिलों से घिरा हुआ था। उतना ही नहीं, बल्कि बिंबिसार ने 5 हिलों के बीच जो गैप या वैली के तौर पे हुआ करता था, उसे भी दीवार से चुनवा दिया, मतलब दीवार खड़ा कर दिया, वॉल इंटैक्ट बना दिया, ऐसा स्ट्रॉन्गर कि ताकि कोई भी उसे पार न कर सके। इसीलिए कहा जाता है कि राजगिरी या गिरिब्रज जिसको बोलते हैं, जो मगध का शुरुआती कैपिटल हुआ करता था, वो कंप्लीटली फोर्टिफाइड था। फोर्टिफाइड मतलब फुल्ली प्रोटेक्टेड था। करेक्ट। तो इस तरह से आप देखिएगा, बाद में शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी आया। नंद डायनेस्टी के स्थापक के तौर पे महापद्म का नाम आता है। उसी नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक के तौर पे धननंद का नाम आता है। धननंद को भी ख़त्म करने वाला आपको पता ही है, कौटिल्य का शिष्य या कौटिल्य के द्वारा ट्रेंड चंद्रगुप्त मौर्य, जो बोला जाता है मौर्य ट्राइब से बिलोंग करता था, है ना, मौर्य ट्राइब से बिलोंग करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आपको पता ही होगा कि तक्षशिला में, जो कि आज के डेट में तक्षशिला में पाकिस्तान में है, तक्षशिला में जाके उन्हें कौटिल्य ने ट्रेन किया हर तरह से, युद्ध कौशल में, राजनीति में और ताकत में और पॉलिटिक्स में। जो आज पॉलिटिक्स होता है ना, वैसे वहाँ पर भी पॉलिटिक्स प्रॉपरली किया जाता था चाणक्य के द्वारा, जो कि कूटनीति के लिए काफ़ी माहिर माने जाते थे। और इस तरह से नंद डायनेस्टी का खात्मा हुआ और मौर्यन डायनेस्टी का स्थापना हुई। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, मौर्यन के बारे में मैं आगे अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके सामने। आप देख रहे होंगे कि अलेक्जेंडर, यहाँ आप देख रहे होंगे कि अलेक्जेंडर जो है घोड़े को टैम कर रहा है, टैम है ना, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो अलेक्जेंडर जो करीब 326 बीसी के आसपास इंडिया पे अटैक किया था, झेलम नदी के किनारे जब पहुंचा था, उस वक्त इंडिया का राजा पौरुष के, पुरुषोत्तम के नाम से ही जाना जाने वाले पौरुष, उसे अपने युद्ध में हराकर उसे कैप्चर कर लिया। और जब आप लोग सुने भी होंगे, पौरुष से पूछा गया कि बताओ तुम्हारे साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए, तो पौरुष भी उतने ही कॉन्फिडेंटली और महानता के साथ बोला, भाई एक राजा को दूसरे राजा के साथ जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ही किया जाए। अलेक्जेंडर काफ़ी प्रभावित हुआ और उन्होंने उसे छोड़ दिया। ठीक है। उसके बाद वो उसका, चूँकि अलेक्जेंडर द ग्रेट जाना जाने वाला, जो पूरे दुनिया पर शासन करना चाहता था, वो आगे बढ़ना चाहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके सैनिक या उसके सोल्जर्स उसके सोल्जर जो हैं पीछे हट गए, होम सिकनेस के कारण, टायर्डनेस के कारण, और फाइनली उन्हें हटना पड़ा, है ना। तो उस तरह से वो ब्यास नदी के किनारे आने के बाद, मतलब ब्यास नदी जो है उनका अंतिम पड़ाव था, उसके बाद वो वहाँ से लौट गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट चूँकि वर्ल्ड पे शासन करना चाहता था, पूरी दुनिया पर आधिपत्य जमाना चाहता था, इसलिए द ग्रेट माना गया। उसकी बचपन की कहानी में आपको, जैसे मैंने अभी फ़ोटो दिखाया और फिर दोबारा मैं दिखा रहा हूँ, कि एक घोड़ा था जो ब्यूसेफलस बोला जाता था, उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसके पिताजी का सैनिक जो है, अलेक्जेंडर के पिताजी का सैनिक
सोल्जर जो हैं काफ़ी ट्राई कर लिया कंट्रोल करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। सो ही जस्ट ट्राइड, ही डिमांडेड दैट लेट मी ट्राई, एंड वो एक ही बार में टाइम कर लिया या कंट्रोल कर लिया उस घोड़े को। उसका रीज़न ये था कि घोड़ा जो था सनलाइट के कारण उसका जो परछाई बन रहा था उससे काफ़ी फियरफुल हो रहा था, इसलिए वो जंप कर रहा था। इसलिए अलेक्जेंडर ने बस इतना ही किया कि उस पर ऊपर चढ़ गए और उसे सनलाइट के तरफ मोड़ दिया, मुंह कर दिया, जिसके कारण उसकी परछाई पीछे चला गया और घोड़ा को अपना परछाई नहीं दिखा और घोड़े कंट्रोल में आ गए। करेक्ट। तो ये सब चीज़ें अपना अपना बुद्धि है, बुद्धिमत्ता है। अलेक्जेंडर की बात होगी। चलिए, ग्रीक के आगमन की, अलेक्जेंडर ग्रीक से बिलोंग करता था, तो उसके आगमन के एक मेजर इम्पैक्ट जो पड़ा वो था हमारे सोसाइटी के ऊपर, है ना। कई बार आप इमेजिन कीजिए कि अगर अलेक्जेंडर परूस को हराकर अपने कब्जे में कर लेता और इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया होता और इंडिया पे भी ग्रीक का शासन होता, तो आज इंडिया किस रूप में होता या उस वक्त इंडिया के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता, इस पर कभी सोचिएगा। एनीवे, ब्यास नदी तक जो आगमन था उसके बाद अलेक्जेंडर लौट गया, अपने गवर्नर को, अपने चेला चाटी को बोल दिया कि भाई तुम शासन करो और अपना आधिपत्य जमा के रखो मेरे नाम पे, है ना। तो उसका एक, चूँकि अफ़गानिस्तान में गंधार आर्ट जनरेट होता है, आप देखिएगा बुद्धिज़्म के लिए दो आर्ट दिखा रहा था, मथुरा आर्ट और गंधार आर्ट। तो गंधार आर्ट क्या है? गंधार स्कूल ऑफ आर्ट इसको बोला जाता है। ग्रीक और इंडियन आर्ट के मिक्सचर के बाद जो आर्ट फॉर्म हुआ वो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट माना गया, ठीक है। इसकी विशेषता यह है कि वो जो भी बनता था वो एक शार्पनेस उसमें देखने को मिलता था, जितने भी स्टेचू बनाए गए। इसीलिए आप देखिएगा जो भी स्टेचू अफ़गानिस्तान में है वो गंधार आर्ट में बनाया गया था। और आप 4-5 साल पहले भी देखे होंगे कि बुद्ध का सबसे ऊंची या लंबी मूर्ति जो है वहाँ पे तोड़ भी दिया गया, है ना, जो कि सबसे ऊंचा माना जाता था। तो गंधार आर्ट का बुद्ध का मूर्ति वहाँ देखने को मिलता है और बहुत ही शार्प बनाया गया है। जैसे आप फोटो भी देखिएगा, यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति का उनका चेहरा दिखाया गया है ना, दिख रहा है ना। ये जो है वो ग्रे स्टोन से बना होता था। ये भी एक फीचर है गंधार आर्ट का कि ग्रे स्टोन का, जबकि मथुरा आर्ट जो कि इंडिया में फेमस था उस वक्त, वो रेड स्टोन का बना हुआ होता था, है ना। तो इस तरह से कुछ ऐसे ऐसे फीचर हैं जो आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो आपको पता चला कि ग्रीक के आगमन से एक गंधार आर्ट निकला जो कि इंडियन और ग्रीक आर्ट के मिक्सचर के कॉम्बिनेशन के बाद का आर्ट रिजल्ट के तौर पे आया, ठीक है। इसी तरह से अब ब्यूसेफलस जो बोला जाता है वो अलेक्जेंडर के हॉर्स का नाम है, और अलेक्जेंडर का हॉर्स जिसको उसने कंट्रोल किया था और वो बहुत लंबे समय तक उसका साथ हर एक युद्ध में रहा। अंत में हाइडेस्पस के जो वॉर हुआ था, बैटल हुआ था, उसके बाद वो या तो घायल हो गया होगा या जो भी है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिससे काफ़ी आहत हुआ अलेक्जेंडर को। और उसने बस उसी नदी के किनारे, झेलर नदी के किनारे ही एक सिटी का नाम ब्यूसेफलस के नाम पे रख दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे 16 महाजनपद से हम लोग मूव करते करते स्लोली छोटे छोटे फैक्ट्स को लेते हुए अलेक्जेंडर द ग्रेट तक आ गए। अब आने वाले वीडियो में हम आपके सामने जो डिस्कस करेंगे वो है मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा विस्तार से रहेगा, लेकिन बेसिक और फंडामेंटल सी रहेंगे। और आप लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूं कि हमारा 67th बीपीएससी पीटी का कोर्स लॉन्च हो चुका है। जिन किसी को भी अपने 67th के लिए टारगेट बनाया है आप लोगों ने और क्लियर करने के लिए किसी भी तरह का मेरे से हेल्प चाहिए और ये कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा कोर्स, फैंटास्टिक कोर्स अभी से लॉन्च हो रहा है। और आपके पीटी एग्जामिनेशन तक कंटिन्यूसली सारे सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा और एमसीक्यूज दिया जाएगा प्रैक्टिस लिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट रहें पीटी क्रैक करने के लिए। ओके, तो आप लोग इनरोल हो जाइए। इनरोलमेंट के लिए कोई भी किसी भी तरह की जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं तो हमारे किसी भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा नंबर दिया हुआ है, आप उससे कनेक्ट हो जाइए। सो गाइज, स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल एंड स्टे ट्यून टू वी डिजर्व टेलीग्राम चैनल, जहाँ की हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब आपको देना शुरू करेंगे, तो हाँ, ताकि आप वहाँ पे भी अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू।